नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं, देखो हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सी टेट दिसंबर एग्ज़ाम 2025 की। और यहाँ पे सी टेट का जो पेपर 2 है, जिसमें एसएसटी की जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो एसएसटी की 6 to 8 की यहाँ पे मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। और जिसमें मैं पहले आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी। और मैंने क्लास 6 के एनसीईआरटी में 3 चैप्टर्स यहाँ पे करा दिए हैं, आज 4 चैप्टर हैं। और देखो, सी टेट दिसंबर 2025 एनसीईआरटी क्लास 6 एसएसटी पेपर 2 चैप्टर 4 है। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। जी हाँ, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मस्ती यहाँ पे एकदम होगा। सो बस आपको क्या करना है कि लास्ट तक हमारे साथ में बने रहना है, ठीक है ना। देन बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराए जाएंगे। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे एनसीईआरटी बेस है। ओके, चलो तो एक एक चीज़ यहाँ से बताऊंगी। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं आपके एग्जाम में। जी हाँ, सबसे पहले दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या, वेद। ओके, इस सेशन में हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। पता भी होंगे, बेसिक है बहुत, ठीक है ना। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है? ओके। और सबसे पुराना वेद यहाँ पे कौन सा है? ऋग्वेद है, ये भी क्लियर है। अब हम पहले ऋग्वेद की ही चर्चा करेंगे। ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा कि जो ऋग्वेद है उसकी रचना लगभग 3600 साल पहले हुई, 3700 साल पहले हुई। स्टेटमेंट गलत भी दे सकता है, राइट भी। अगर आपने थ्योरी को एक एक पॉइंट्स को पढ़ा हुआ है तो कैचअप कर जाएंगे। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा क्या है? प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। यहाँ से भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000। ऋग्वेद में कितनी है? 1000 प्रार्थनाएं हैं। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा और ऑप्शन होगा कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अगर 1000 से ज़्यादा या फिर 2000 से ज़्यादा दिया इस तरह से तो वो रॉन्ग होगा। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, जिन्हें क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। क्या होता है सूक्त की? अगर हम बात करें सूक्त का जो मीनिंग है, क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है। और ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, जिसमें अग्नि, इंद्र और सोम। देखो, इनमें 3 देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो 3 देवता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मैंने बताया है? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि किसके देवता है? आग के। इंद्र किसके देवता है? युद्ध के। और सोम किसके देवता है? सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। तो यहाँ से ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं कि वेदों के बारे में चर्चा कीजिए, या फिर सही कथन का चयन कीजिए, या फिर गलत कथन का चयन कीजिए। तो वेद 4 होते हैं, एक बार फिर से देख लो। वेद 4 होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन बना, कौन कौन से ये बता दिया। सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। सेकंड स्टेटमेंट बना। अब ऋग्वेद जिसकी रचना कब होती है? 3500 साल पहले। तीसरा स्टेटमेंट बना। फिर ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000 से ज़्यादा। 4 स्टेटमेंट बना, जिन्हें क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। 5 स्टेटमेंट बना। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। फिर ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, जो यहाँ पर आपकी सूक्त है। इनमें से 3 देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद में कितने देवता इंपॉर्टेंट है? 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि किसके देवता माने गए हैं? आग के। इंद्र किसके? युद्ध के। और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और मैंने आपको ये भी बता दिया है किस तरह से आपको याद करना है, किस तरह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में बनेगा कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। तो आचार्य विद्यार्थियों को पहले पता है, पहले जो शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, गुरु होते थे और जो शिष्य थे तो उन्हें क्या किस तरह शिक्षा देते थे? यहाँ पे तो अक्षर है, जो शब्द हैं और वाक्य है, गुरु बोल बोल कर उन्हें रटवाते थे।
कंठस्थ करवाते थे उनका सहज स्वर पाठ के द्वारा बोल बोल कर। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो वेद है आपके ऋग्वेद, ओके, तो अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे बस, इस तरह स्टेटमेंट में बनेगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ओनली पुरुष ही नहीं थे, ध्यान से देख लो, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है, तो ये ही तो है, इसलिए सारी चीज़ें पढ़नी होगी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है यहाँ पे? संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत, याद रखना, ठीक है ना। फिर है, तब स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी क्या है, भिन्न है। सॉरी, आप लोग जो स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं तो ये संस्कृत उससे थोड़ी क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो पहला क्वेश्चन बनेगा, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की? आचार्य विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाते थे? ओके, और सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष भी थे और कुछ महिलाएं भी थी। और ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राकृत संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। ओके, अभी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे संस्कृत की और अन्य भाषाएं की। सो फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा भारत भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया और गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं हैं। फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। एग्जाम्पल के लिए, मातृ, संस्कृत में मातृ को माँ कहते हैं, ओके, और हिंदी में माँ कहते हैं। संस्कृत में माता को मातृ कहते हैं और मातृ को हिंदी में माँ कहते हैं। और जैसे मदर इंग्लिश में, ठीक है ना, शब्द को देखो, क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नज़र आती है? यही जैसे कि माता है, तो माता को हम संस्कृत में मातृ कहेंगे, हिंदी में हम माँ कहेंगे, इंग्लिश में हम इनको मदर कहेंगे। तो देखो तो कितने सारे नाम यहाँ पे हो गए, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो भैया यहाँ से किस तरह से संस्कृत और अन्य भाषाएं, हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ अन्य भाषा जो भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, तो भारत की कई भाषाएं। क्वेश्चन बनेगा, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी ये कैसी भाषा है? एशियाई भाषा है, ये याद रखना, ठीक है ना। फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे, तो फारसी और यूरोप की भाषा जर्मनी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश ये सब है, ठीक है। चलो फॉर जस्ट नेक्स्ट है उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा। उपमहाद्वीप में क्या है? दूसरी भाषा। परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाती है। यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा, उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा। देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। जैसे बात करें पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं किस प्रदेश में बोली जाती है? पूर्वोत्तर प्रदेश में, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड बनेगा तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। जबकि जो झारखंड है और जो मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी जो भाषाएं हैं कहाँ पर है? झारखंड और मध्य भारत में, ठीक है ना। सो आई होप याद रखें। जी हाँ, बहुत बेहतरीन यहाँ पे स्टेटमेंट है। फॉर जस्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। तो ऋग्वेद, यहाँ से स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेगा, ओके, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेगा। ऋग्वेद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो हम जिन किताबों को पढ़ते थे लिखी और छापी गई हैं, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता, उच्चारण भी करते थे, श्रवण भी, सुनते भी थे, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जाता था, ओके, नहीं कि पढ़ा जाता। तो ऋग्वेद की जो किताबें हैं उन्हें पढ़ा नहीं जाता था। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेद की किताबों को पढ़ा भी जाता था, लिखा भी जाता। नो,
सिर्फ ओनली ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण और सुना जाता था ओनली, मात्र यहाँ पे, ठीक है ना। पढ़ा नहीं जाता था, न कि पढ़ा जाता। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखिए, उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, पढ़ा नहीं जाता था, ठीक है ना। ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? तो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, आइए हम समझाते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसी ही सूक्त का अंश है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे विश्वामित्र और नदियाँ, इसके बारे में, और यहाँ से कैसे किस तरह क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं फॉर एग्ज़ाम में। मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। 1 मिनट, बहुत डल हो गया है, तो नहीं लाइट क्या है, धोखा देती रहती है भैया लाइट यहाँ पे बहुत धोखा देती रहती है। अब कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस हो गई है। 1 मिनट, चलिए ओके, अब ठीक है, बहुत डल हो गया था, ये लाइट ना धोखा देती रहती है। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवी देवताओं के बनाए रास्ते पर क्या है, चलती हैं। ओके, ये भी बात करें, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरह से आप सारी चीज़ें देखें। आई होप, वैसे यहाँ से इतना क्वेश्चंस नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो होगा ही। चलिए, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में। ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं हैं, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में किन किन नदियों का जिक्र मिलता है। तो ऋग्वेद में अन्य दूसरी नदियाँ जो खासकर इसमें सरस्वती है। कौन सी सरस्वती है? सिंधु है, और सिंधु की सहायक नदी याद रखना, इसका जिक्र मिलता है। और गंगा और यमुना का जिक्र सिर्फ एक बार मिला है ऋग्वेद में। तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरह बनता है कि वो कौन सी नदी है यहाँ पे जिसका उल्लेख सिर्फ और सिर्फ आपका ऋग्वेद में एक बार हुआ है। तो वो है यहाँ पे गंगा और यमुना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे गंगा और यमुना। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेद में वो कौन सी यहाँ पे हमारी जो है नदी है जिसका उल्लेख सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है, वो है गंगा और यमुना। यहीं पर अन्य दूसरी नदियाँ जैसे यहाँ पे खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र हुआ है। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल इनका भी जिक्र हुआ है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी हम देखते हैं ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। तो ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। एक्चुअली यह भुर्ज वृक्ष के छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। सबसे पहले ये जो पांडुलिपि है ये है क्या? पांडुलिपि का ये पन्ना ये है क्या चीज़ है? तो यह है आपका किस वृक्ष के छाल पर लिखी पाई गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेगा, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी है पांडुलिपि पाई गई है। ये जो भुर्ज नामक पेड़ है ये कहाँ पर है? कश्मीर में है। लगभग 150 लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया जाता है। और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र
कि एक पुस्तकालय में क्या है, आज भी सुरक्षित है। ओके, तो हम यहाँ पे ऋग्वेद में पांडुलिपि का एक पन्ना है उसके बारे में बात करेंगे। पांडुलिपि ये यहाँ पे भुज्र नामक एक पेड़ है, ओके, जिसकी छाल पर यह लिखा गया है, कश्मीर में है। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया यहाँ पे। तो किसने, ऋग्वेद ने छापा ये 150 साल पहले, ठीक है ना। और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी का भी अनुवाद तैयार हुआ और ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेद में पांडुलिपि, ओके, उसके बारे में सही कथन का चयन करें, गलत कथन का चयन करें, तो वहाँ से ये सारे ऑप्शंस पूछे जाएंगे। कितने साल पहले, ओके, किस तरह से, किस नामक पेड़ पर और किस जगह ये है आपका भुज नामक पेड़, ये सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्र और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी, ठीक है ना, तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाऊ जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इस तरह कुछ मवेशी है, घोड़े हैं, रथ हैं, ये ऋग्वेद में मिलते हैं। मवेशी और जो घोड़े, रथ हैं, तो ये लड़ाई लड़ने के लिए जब जाते थे तब इनका यूज़ किया जाता था यहाँ पे ऋग्वेद में। अब युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और ये जो आहुतियाँ हैं देवी देवताओं को दी जाती थी। यहीं पे घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली यहाँ से आपके स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि ऋग्वेद में युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग कौन रख लेते थे, सरदार रख लेते थे, और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था, और कुछ आम लोगों में बांट दिया जाता था, और कुछ धन जो यज्ञ करने वाले प्रयुक्त होते थे उन्हें देते थे। ओके, और कुछ देवी देवताओं को दे दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। ऋग्वेद में चीज़ें आपकी कही गई है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। देखो, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में, जो युद्ध होते थे तो भाग लेते थे अधिकांश पुरुष। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो ऋग्वेद में भैया यही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें मिलती है, तो युद्ध भी होता था, लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ती थी, और इन युद्धों में अधिकांश पुरुष भाग लेते थे। और कोई की स्थायी सेना नहीं कि हाँ जैसे यहाँ पे है कि भाजपा के हैं, ये सपा के हैं, ये बसपा के हैं, नो, ऐसा कोई चांस नहीं था वहाँ पे। लेकिन लोग यहाँ पे सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के लिए वो पहले सलाह मशवरा करते थे, और जो भी उनकी पार्टी में स्ट्रॉन्ग होता था उसी को वो अपना सरदार यहाँ पे चूज़ करते थे। ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब ऋग्वेद में हम बात कर रहे हैं लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। बस यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से देखो, ऋग्वेद में ऐसे दो समूहों का वर्गीकरण किया गया, ओके, जिसमें पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण किन्हें कहा गया ऋग्वेद में, पुरोहित को कहा गया। ये पॉइंट्स याद रखें। ये पुरोहित क्या करते थे, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। फिर दूसरे लोग थे राजा, ये न तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ठीक है ना। तो ऋग्वेद में पुरोहित को क्या कहा गया है, ब्राह्मण कहा गया है, और पुरोहित क्या करते थे, यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। तो ये चीज़ याद रखना है।
नेक्स्ट है जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता। देखो जनता या समुदाय के लिए ना दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। ऋग्वेद में जनता या फिर समुदाय के लिए दो शब्दों का क्या होता था, इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, युद्धजन या विष जैसे कई उल्लेख भी मिलते हैं। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि ऋग्वेद में जनता या पूरे समुदाय के लिए कितने शब्दों का इस्तेमाल होता है, दो शब्दों का। इसमें एक शब्द था जन, देखो जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा शब्द था विष, जन और विष शब्द। ओके, विष जिससे वैश्य शब्द निकला है, तो वैश्य शब्द कहाँ से निकला है, विष से निकला है। और ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, तो ऋग्वेद में तो क्वेश्चन बनता है कि विष और जनों के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं, नहीं मिलते? जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुष जन या विष भरत जन या विष युद्ध जन या फिर विष जैसे कई उल्लेख भी जो है ऋग्वेद में मिलते हैं। ठीक है ना। जिस आगे नेक्स्ट है, जिन लोगों ने इन जो है प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, जो मैंने बताया कि यहाँ पर प्रार्थनाएं 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं थी आपकी ऋग्वेद में, थी कि नहीं, मैंने बैक पढ़ाया। तो ऋग्वेद में जो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं थी, कह रहे हैं कि उसकी रचना कभी कभी खुद को, उसकी रचना करने वाले खुद को आर्य भी कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। ओके, तो जो ऋग्वेद में हमने यहाँ पर पढ़ा है कि ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद में जो 1000 से ज़्यादा यहाँ पर प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं की जो रचना है वे कभी कभी, ठीक है ना, जिन्होंने की है खुद को आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को वो क्या कहते थे, दास या दस्यु कहते थे। दास या दस्यु, ठीक है। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। तो दस्यु कौन थे? दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु कौन थे? दस्यु वे लोग थे जो कि क्या नहीं करते थे भैया, यज्ञ नहीं करते थे। ओके, चलो, और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास में स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। तो ये आर्य शब्द याद रखें, ये दास और दस्यु शब्द याद रखें, ठीक है ना। यहीं से क्वेश्चंस बनेगा। फॉर जस्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिलाखंड की। ये जो शिलाखंड है महापाषाण, महाबड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाना जाता है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े जो है करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई और ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में क्या है, प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण जो है महापाषाण पुरास्थल, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं और कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर कब्रों को दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए, तो बस ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो शिलाखंड महापाषाण में मिले हैं लगभग कितने साल पहले शुरू हुई थी ये प्रथा? 3000 साल पहले। ओके, अभी हम देखते हैं महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम भी करने पड़ते थे, जैसे गड्ढा खोदना, शिलाखंडों को लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। तो महापाषाणों के जो निर्माण है इसमें क्या क्या होता था, इसके लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। गड्ढे खोदते थे, शिलाखंडों को लाते थे, बड़े पत्थरों को तराशते थे और मरे हुए को दफनाते थे। अभी बात करेंगे हम ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबू, सावधान, शिष्ट भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि महापाषाण को क्या क्या कहा जाता है? ताबू, सावधान या फिर शिष्ट भी कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराग सा आपको दिख रहा है ना, इस तरह बड़ा सा सुराग। ओके, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का क्या है, ये रास्ता है। तो पत्थरों से बने हुए ये कमरों में जाने का ये क्या है, एक रास्ता है। ओके, चलो अभी देखते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। ये जो महापाषाण की कब्रें हैं इनमें कुछ समानताएं हैं।
सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हुए लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के क्या है, सामान है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। देखो घोड़े के लिए सामान, ओके, कुल्हाड़ियाँ और एक यहाँ पे कटार। अभी देखते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। तो अब यहाँ पर हम पता करेंगे लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें भी मिलती हैं। ओके, चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे ब्रह्मगिरी के बारे में। अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे ब्रह्मगिरी के बारे में। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मणके और शंख पाए गए हैं। तो ब्रह्मगिरी यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने, तो ब्रह्मगिरी की अगर बात कर रहे हैं, ओके, एक स्थान है, तो यहाँ पे 33 सोने के मनके और कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। तो ब्रह्मगिरी की बात करते हैं। ब्रह्मगिरी एक स्थान है और यहाँ पर आप मैपिंग में देख सकते हैं यहाँ पर। ओके जी हाँ, सो जस्ट नाउ यहाँ पर ये क्या है भैया, ब्रह्मगिरी है। ओके, और यहाँ एक व्यक्ति की ब्रह्मगिरी अगर पूछे कि कहाँ पर एक व्यक्ति कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, ब्रह्मगिरी में। बस यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, सो आप इसे याद रखिए, ठीक है ना। आगे, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए भी थी? क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए भी थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए जाने पर पत्थर या चट्टानों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शव को दफनाने और जो है दोबारा भी आ सकते हैं। सो फाइनली यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, इसलिए अब हम बढ़ते हैं और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इनाम गाँव की। किसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर? अब हम इनाम गांव की चर्चा करेंगे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि गड्ढों में सीधा लिटाकर, गड्ढों में गड्ढे होते थे और सीधा लिटाकर ओके दफनाया जाता था। कहाँ पर? इनाम गांव में। उनका सिर उत्तर की ओर, तो उनका सिर किस ओर होता था, किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ओके, सो यही सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आई होप याद रखें। इनाम गांव के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर इनाम गांव कि एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। आपकी इनाम गांव कहाँ पर ने बताया है, और यहाँ पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। इनाम गांव के बारे में स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेगा। तो इनाम गांव में लोग कब से रहते थे? 3600 से 2700 साल पहले रहते थे, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे टाइमिंग। और यहाँ पर गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाते थे ये ओके लोगों को, और उनका सिर उत्तर दिशा में करते थे। कई बार तो घर के अंदर भी दफना देते थे उनको। कहाँ पर है ये सारी प्रथाएं? आपकी इनाम गांव की है। नेक्स्ट है, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी में एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ये यहाँ पे पॉइंट्स इनाम गांव की है। इनाम गांव के ही बारे में चर्चा हो रही है। तो इनाम गांव में एक आदमी को तो भैया 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में भी दफनाया गया है। तो ये प्रथा कहाँ की है? इनाम गांव की। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर क्या थे? मुड़े हुए थे।
तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका इस तरह ही कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ये कहाँ पर मिला है? इनाम गांव से। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था और इस घर में एक अनाज का क्या था? गोदाम भी था। कहाँ से मिली ये सारी चीज़ें? इनाम गांव से मिली। ठीक है, चलो क्या बताती है हमें कंकालों के दिन छोटे आकार के आधार पर? तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ से कोई स्टेटमेंट नहीं बनेगा। ओके, अभी आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा? ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम की एक बहुत ही फेमस वैद्य हुए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, चरक नाम के बहुत ही फेमस वैद्य हुए 2000 साल पहले। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम किताब लिखी। तो चरक संहिता जो किताब है वो किसने लिखी? वो लिखी थी यहाँ पे चरक। ठीक है, इन्होंने लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट में कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आज से लगभग कितने साल पहले? 2000 साल पहले चरक नाम से एक बहुत ही फेमस वैद्य हुए थे जिन्होंने यहाँ पे चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। और मनुष्य के शरीर में चरक ने इस पुस्तक में 360 हड्डियाँ बताई है। और आधुनिक शरीर की रचना की अगर हम बात करें, वैसे 206 होती है ना फाइनली, तो भैया देखो इन्होंने कितनी बताई है? 360 बताई है। चलिए अभी देखो, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या क्या थे? इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज कहाँ से मिले? इनाम गांव के। ठीक है ना, इनाम गांव से। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली इनाम गांव से। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। क्या क्या? गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण भृंग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरिया एक भी की जाती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनाम गांव से मिली हैं। ठीक है ना, बस फिनिश ही हो गया। अभी हम बात करते हैं, लगभग 3500 साल पहले चीन में हम लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है और यह भविष्यवाणी की जाती है कि यहाँ पर यह मान्यता थी कि भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। तो ये स्टेटमेंट इतना बेस्ट नहीं है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना है। आप यहाँ पे यूपीएसआई भर्ती 2025 मूल विधि, जिसमें बीएनएस सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया। बीएनएस की 2 क्लासेस, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास सर ने कराई है कि बहुत ही अच्छे से कि आप देखेंगे ना तो कहेंगे कि सारी चीज़ें याद होगी एकदम क्लास में ही। ठीक है ना। देन लास्ट हमारी क्वेरी ये रहती है, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब की। सेशन अगर अच्छा लगा, मस्ती यहाँ पे, बिल्कुल ऑब्वियसली आप सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर आपको पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में ही है तो फटाफट व्हाट्सअप ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए, या फिर मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7505890761। इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। ओके, और आपको सारी पीडीएफ यहीं से प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी मस्त यहाँ पे। फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।